सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। कई छात्रों को लगातार ये शिकायत रहता है कि गुरुजी इस टॉपिक को हम कई बार पढ़ लिए हैं फिर भी ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस टॉपिक को पूरे डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे और उम्मीद रखिए कि आपको मिरर में इमेज फॉर्मेशन से संबंधित तो जो भी असुविधा है वो पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और मेरे मित्र, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहरहाल डिस्कस कर लेते हैं कि गुरुजी दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। मेरे मित्र, याद रखिएगा कि जब भी हम दर्पण में प्रतिबिंब बनने की बात करेंगे तो आप सभी के माइंड में कितने प्रकार के दर्पण आएंगे? आप कहेंगे कि सर समतल दर्पण आएंगे। कितने प्रकार के दर्पण आएंगे? आप कहेंगे पहला तो समतल दर्पण आएगा, दूसरा कौन सा आएगा? आप कहेंगे अवतल दर्पण आएगा, और तीसरा कौन सा आएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी उत्तल दर्पण आएगा। कौन सा? उत्तल दर्पण आएगा। अब मेरे मित्र, आप सभी ये कहोगे कि गुरुजी ये जो अवतल और उत्तल दर्पण है ये क्या है? आप कहिएगा गोलीय दर्पण। क्या है ये? गोलीय दर्पण। तो आपके एग्जाम में लगभग सवाल किससे पूछे जाते हैं? तो सर समतल दर्पण से और जो आपका गोलीय दर्पण होता है उससे। अब सवाल में क्या पूछा जाता है? तो सवाल में आपसे यह पूछा जाता है कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है। तो मेरे मित्र, पहला तो सवाल यहां पे यही है कि गुरुजी समतल दर्पण में इमेज का प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इमेज का निर्माण कैसे होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, हमेशा हम जब भी चर्चा करेंगे इमेज की यानी कि प्रतिबिंब की, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबिंब का निर्माण सर परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्रक्रिया से होता है। तो परावर्तन से किसमें होगा? दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन के थ्रू होगा, जबकि लेंस के थ्रू जो प्रतिबिंब बनेगा आप कहेंगे अपवर्तन के द्वारा। तो सवाल यह है कि प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जब दर्पण के सेंस में बात कर रहे होंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, प्रकाशीय स्रोत किसको बोल रहे हैं? सर कोई भी चीज जो प्रकाश दे रही है, तो किसी भी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें सर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या होता है? आप कहते हैं प्रतिबिंब होता है। अब आप सबों को यह चीज ध्यान में रखना होगा कि सर अगर मिल रही है वास्तव में तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। सर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? आप कहेंगे काल्पनिक होगा। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इमेज क्या है? तो किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों का परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर सर मिलना, वास्तविक रूप से मिलना या सर मिलते हुए प्रतीत होना। कितने प्रकार के होंगे? आप कहेंगे दो प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? तो एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा और एक क्या होगा? आप कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्क्रीन पर प्राप्त यानी कि पर्दा पर प्राप्त, स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है ये जहां भी बनेगा तो ये क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब जहां भी बनेगा तो ये क्या होगा? हमेशा यह इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? आप कहेंगे सर उल्टा बनेगा। और अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बन रहा है तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपको कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। तो प्रतिबिंब निर्माण से पहले चला आपको ये बात हमेशा के लिए माइंड में सेट करना होगा कि इमेज दो प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक पर्दा पे प्राप्त होगा, काल्पनिक नहीं होगा। वास्तविक जहां बनेगा उल्टा होगा, काल्पनिक जहां बनेगा सीधा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनेगा? तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि प्रतिबिंब का निर्माण भले ही दर्पण में परावर्तन की वजह से होता है, लेकिन मेरे मित्र हम लोग जो किसी भी वस्तु को देख पाते हैं वो किसके वजह से? तो उस वस्तु से आ रही परावर्तित प्रकाश की वजह से। अब ध्यान देना कि यहां पे ये हमारा क्या है? एक प्लेन मिरर है। ये क्या है? हमारा एक प्लेन मिरर है।
यानी कि समतल दर्पण है। क्यों है? क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो समतल है और इसका ये वाला भाग क्या है? आप कहेंगे सर रजदित किया हुआ है। और मेरे मित्र यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही हम इस वस्तु को इस दर्पण के सहारे देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि वस्तु के ऊपर वाले भाग से सर एक प्रकाश की किरणें कहां पर पड़ी? सर रिफ्लेक्ट मिरर के रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। यहां पे एक और प्रकाश की किरणें इस तरह से पड़ी और ये सर इस तरह से परावर्तित हुई और ये इस तरीके से परावर्तित हुई। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सर ये जो हमारा यहां से वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारे आंख तक यानी कि ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंच रही है, वो कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे सर इस बिंदु से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है और हम बोतल का जो ऊपर वाला सिरा है वो देख पा रहे हैं। ठीक मेरे मित्र, अगर आप इसके बॉटम वाले सिरा यानी कि निचले स्तर की बात करेंगे तो एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई। गुरुजी ये परावर्तित इस तरीके से हुआ, ये परावर्तित इस तरीके से हुआ और आप देख रहे हो कि ये दोनों ही किरण बोतल के इस सर बॉटम वाले हिस्से से आपको आता हुआ प्रतीत हो रहा है। यहां पे जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि सर वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी। और इसीलिए देख रहे हैं कि प्रतिबिंब आपका क्या है? सीधा है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा। और जब भी हम इमेज फॉर्मेशन के लिए प्लेन मिरर के लिए सर कोई एक फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो याद रखेंगे कि ये हमारा कोई मान लो समतल दर्पण है, क्लियर है? ये इसका रजदित भाग चला, ये इसका रजदित भाग, ठीक। अब यहां पे ये आपका क्या है? तो मान लो कि ये समतल दर्पण पे अभिलंब है, नॉर्मल इसको हम लोग बोलते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो चला कि यहां कोई आपका प्रकाशीय स्रोत है तो आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि सर ये संभव है कि एक प्रकाश की किरण इस अभिलंब के अनुदिश गिरे। तो आप क्या कहिएगा कि सर 90 डिग्री के एंगल में अगर गिर रहा है तो ये परावर्तित हुई इसी माध्यम में हो जाएगा। और ये भी तो संभव है कि चला एक प्रकाश की किरण इस तरीके से गिरे। आप कहेंगे कि गुरुजी ये अगर इस तरीके से गिरेगा तो ये परावर्तित भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। मेरे भाई आपको ये नहीं लग रहा है? आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो आपको किरण इधर से रिटर्न जा रही है वो कुछ पीछे से आ रही है, वो कुछ पीछे से आ रही है? आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ऐसा ये इसको इंटरसेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि सर ये वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन करता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है चला, ये इमेज का पॉइंट है, यानी कि प्रतिबिंब सर इस तरह से बन रहा है। किसमें? समतल दर्पण में, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसमें आपको कोई डाउट रहा होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर यहां पे जो इमेज के प्रॉपर्टीज होंगे यानी कि समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगा इसका गुण क्या होगा? तो याद रखिएगा याद रखिएगा कि पहला जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, ठीक है? काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। दूसरा जो है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर समतल दर्पण में किसी भी चीज का प्रतिबिंब बन रहा है तो आप अगर वस्तु का बायां भाग उठाओगे तो प्रतिबिंब का दायां भाग उठता हुआ दिखेगा, और अगर आप वस्तु का दायां भाग उठाओगे तो प्रतिबिंब का बायां भाग उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा होना कहते हैं। और इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी होता है। यह बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। ये तीन महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और किस तरह से बनता है आप सभी कहेंगे गुरुजी कुछ इसी तरीके से बनता है। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होंगे? आप कहेंगे बराबर होंगे। और साथ ही मेरे मित्र वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा? सर बराबर होगा। तो आप सभी ध्यान में रखना यह भी बात कि सर प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है, वस्तु के समान आकार का बनता है। ठीक, ये मेरे मित्र एक बेसिक चीज है जो आप सबों को ध्यान में रहना चाहिए।
अब सवाल यह है कि गुरुजी ये समतल दर्पण तो हम लोग लगभग समझ ही रहे थे, ये गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो मेरे मित्र आप सभी को ध्यान में रखिएगा, जब भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे तो आपको कुछ रे डायग्राम ध्यान में रखना होगा। अच्छा, हम यहाँ पे बेसिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि चला अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब समझ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो तैयारी कर रहा है तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण समतल दर्पण नहीं समझ रहा है। तो बेसिक की बातों में हम आपका समय जाया नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है हम उसी चीज पर वार करेंगे। ध्यान देना कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, प्रतिबिंब निर्माण के लिए रे डायग्राम कहते हैं। रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख, इसको आप शुद्ध हिंदी में कह सकते हो। और अगर आपको गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को समझना है तो इस किरण आरेख को समझना होगा, बगैर इसके समझे सर संभव नहीं है। क्या समझेंगे सर इसमें? तो मेरे मित्र एक चीज तो आप समझ रहे हैं कि ये जो आपका दर्पण है, आप कहिएगा कि ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। और ये जो आपका दर्पण है, आप कहिएगा गुरुजी ये उत्तल दर्पण है। कोई दिक्कत इसमें? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं इसको? बिल्कुल। ध्यान देना कि ये अवतल दर्पण का क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी कई बार बताया है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ध्रुव बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये ध्रुव हो गया, ये आप कहिएगा गुरुजी मुख्य फोकस होगा, मुख्य फोकस होगा। और ये क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र होगा। कोई दिक्कत है? चला, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से आप कहिएगा ये तो सर पोल हो जाएगा, यानी कि ये भी ध्रुव। अब ये क्या होगा, आप कहेंगे मुख्य फोकस। अब कई छात्रों को लग रहा होगा कि गुरुजी ये सब तो हम जानते हैं, नया क्या है इसमें, अभी बता रहे हैं, चला रुक जाओ। वक्रता केंद्र, नया चीज आपको यह ध्यान में रखना है कंसेप्चुअली कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, आप कहेंगे सर इसका आंतरिक भाग है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो क्या है, आप कहेंगे सर आंतरिक भाग है। जबकि मेरे मित्र जो आपका उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह आप कहेंगे बाह्य भाग है। तो आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण का निम्न में से कौन सा भाग परावर्तक सतह होता है, आप कहेंगे आंतरिक सतह। उत्तल दर्पण का कौन सा भाग परावर्तक सतह होता है, आप कहेंगे सर बाह्य सतह। अब ये ध्यान में रखना कि अवतल दर्पण का अगर आंतरिक सतह परावर्तक सतह है तो वस्तु तो इसी आंतरिक सतह के सामने रखा जाएगा और प्रतिबिंब यही बनेगा। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो आपका अवतल दर्पण है, जो आपका अवतल दर्पण है, इसकी जो मुख्य फोकस होती है, वक्रता केंद्र होती है, वो क्या होता है, दर्पण के आगे होता है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है, ध्रुव के आगे ना है। चला ये हम हिन्ने खड़ा है तो ये हमारे आगे ना होगा। अब नेक्स्ट उत्तल दर्पण में अगर हम आएंगे तो उत्तल दर्पण का बाह्य भाग परावर्तक सतह ये है। चला परावर्तक सतह ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये परावर्तक सतह है। आप क्या देख रहे हो कि सर जो इसका परावर्तक सतह है वो इसके पोल के इधर है, पोल के इधर। और मेरे मित्र मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी पोल के इधर परावर्तक सतह है तो फ्रंट तो ही होना चाहिए, कहे कि यहां भी वस्तु प्रतिबिंब बनेगा तो चला वस्तु यहीं रखाएगा, तो फ्रंट ये है। तो आप क्या कहिएगा, ये वाला बैक हिस्सा हो जाएगा गुरुजी। तो बस याद रख लीजिएगा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस वक्रता केंद्र दर्पण के आगे होता है, उत्तल दर्पण में सर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। समझ गए? आप कहेंगे बिल्कुल। अब यहां पे समस्या यह है कि गुरुजी हम तो पढ़ रहे थे यहां पे रे डायग्राम, बिल्कुल पढ़ रहे थे। अब आपको यह याद रखना होगा कि ये जो हमारा अवतल दर्पण का ये आपका लाइन है P से लेकर के C तक की, सर इस PC लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये उत्तल दर्पण है। चला अब P से C तक का जो पॉइंट होगा क्या कहोगे, सर जी मुख्य अक्ष कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो, प्रधान अक्ष बोल दो, चलेगा। अब याद रखना कि ये लाइन क्या देख रहे हो, अगर ये मुख्य अक्ष है तो ये दोनों लाइन सर समांतर है। तो क्या कहिएगा, किसके समांतर, तो सर यही दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है।
तो मेरे मित्र मुख अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आ रही है। आप क्या देख रहे हो कि गुरुजी मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब ये परावर्तित हो रही है तो ये दर्पण के मुख फोकस से होकर गुजर जा रही है। तो हमको यही चीज याद रखना है कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर अवतल दर्पण के मुख फोकस के समांतर आएगी, सॉरी मुख अक्ष के समांतर आएगी, कहां से गुजरेगी? मुख फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से? आप कहेंगे सर मुख फोकस से होकर गुजरेगी। मेरे मित्र उत्तल दर्पण में क्या होगा? तो आप सभी देख रहे हैं कि गुरुजी इसके लिए भी ये हमारा मुख अक्ष हो जाएगा। अब ये प्रकाश की किरणें ऐसे गई और देख रहे हैं कि ये परावर्तित ऐसे हो रही है। हमको लग रहा है क्या कि सर ये जो परावर्तित किरणें हैं वो इस बिंदु से आ रही है, यानी कि मुख फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये किरण मुख फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण सर मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो वो मुख फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि सर जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है, केंद्रित हो रही है, जबकि प्रकाश की किरणें इसमें फैल रही है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अवतल दर्पण एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित कर रहा है, ये केंद्रित नहीं कर रहा है, ये फैला रहा है। और इसीलिए मेरे मित्र जो अवतल दर्पण है ये अभिसारी होगा और उत्तल आप कहेंगे गुरुजी ये अपसारी होगा। ये हमारा अपसारी और आप इसको अभिसारी कह सकते हो। एग्जाम के लिए चला आपके लिए ये सर इंपॉर्टेंट है। तो ये मुख अक्ष के समांतर वाला पहला डायग्राम तो समझ चुके हो चला, आप कहोगे बिल्कुल सर। दूसरा याद रखना, दूसरा अब पूरा कष्ट आपका दूर हो गया है। अब सिर्फ आपको माइंड में सेट करना है चीजों को। ध्यान दो कि यहां पे ये हमारा फिर से अवतल दर्पण, क्या देख रहे हो कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण मुख फोकस के अनुदिश आई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मुख अक्ष के समांतर हो गई। तो आप क्या कहिएगा कि वहां पे देख रहे थे कि प्रकाश की किरण अगर सर मुख अक्ष के समांतर आई तो फोकस से होकर गुजरी। यहां पे मुख अक्ष के समांतर आई तो फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। और यहां पे इसका जस्ट उल्टा है कि अगर प्रकाश की किरण फोकस ही के दिशा में आ रहा होगा चला तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। यहां पे भी अगर प्रकाश की किरण फोकस के दिशा में आ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं? सर मुख अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो दूसरा डायग्राम आप ये याद रखेंगे कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस के अनुदिश आएगा तो क्या होगा? परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण में अगर फोकस के अनुदिश आएगा तो आप क्या कहेंगे? परावर्तन के बाद वो मुख अक्ष के समांतर होता हुआ प्रतीत होगा। अब मेरे मित्र तीसरा स्थिति ये याद रखना आप सभी कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश आएगी तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उसी रास्ते में लौट जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये वाला केस तो 90 डिग्री के केस में होता है। बिल्कुल, जब हम किसी गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण के बारे में कहते हैं कि सर ये किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है, तो गोले का केंद्र भी होता है। मेरे मित्र इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर सेंटर पॉइंट कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? सर वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि वक्रता केंद्र, या आप ये कह लो कि सर ये हमारा कोई गोला है, इससे खींचा गया इसके परिधि पर जो कोई भी लंब होगा वो त्रिज्या का काम करेगा। तो मेरे मित्र इसी को तो हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो लाइन यहां पे खींचा गया है ये लाइन हमारा वक्रता त्रिज्या भी होगा। और ये क्या होता है? सर 90 डिग्री के एंगल पे होता है, अभिलंब। इसीलिए कोई भी प्रकाश की किरणें अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही है तो वो क्या होगा कि सर दर्पण पर 90 डिग्री के एंगल से गिरेगी। और दर्पण पर जैसे ही 90 डिग्री के एंगल से गिरेगी वो उसी मार्ग में क्या होगी? आप कहेंगे परावर्तित हो जाएगी। तो वक्रता केंद्र के अनुदिश कोई भी किरण गई परावर्तन के बाद वैसे ही लौट आएगी। और सर यहां पे भी गई तो लौटते हुए प्रतीत होगी। अब ध्यान देना सर चौथे स्टेटमेंट में कि अगर कोई ध्रुव के अनुदिश ऐसे आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि मुख अक्ष जो है वो दर्पण पर अभिलंब का काम करेगा। और सर आई एंगल बनाते हुए आया है और आर एंगल बनाते हुए चला जाएगा। इसी तरीके से सर ये यहां पे ध्रुव के अनुदिश गया, आप कहेंगे सर ये परावर्तित भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये चार स्थिति आपको ध्यान में रखना होगा।
मुख अक्ष के समांतर फोकस से होकर गुजरेगी, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होगी। फिर सर फोकस के अनुदिश मुख अक्ष के समांतर वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी, वक्रता केंद्र के अनुदिश ही रिटर्न होगी, ध्रुव के अनुदिश जाएगी, तो कुछ इस तरीके से होगी। अब मेरे मित्र आपको कहां चलना होगा? अब चलना होगा अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब के निर्माण को समझने के लिए। तो हम लोग पहले चर्चा किसकी करते हैं? ध्यान से समझिएगा चिल्ला, बहुत ही आसान सा चीज है। हम लोग बात किसकी करते हैं? अवतल दर्पण की। अब ध्यान दो यहां पे कि अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर भी कहते हैं या नहीं कहते हैं? बिल्कुल। अब आप ये समझ रहे हो कि गुरुजी ये पोल है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि इसके वक्रता केंद्र से बाहर अगर हम इस बिंदु को अनंत मान लें तो एक वस्तु को कहां रख दे रहे हैं? सर अनंत पे रख दे रहे हैं। किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने। क्या देख रहे हो कि एक प्रकाश की किरण गुरुजी इसके मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि यह परावर्तित किधर से होगी? मुख फोकस से होगी। तो यह भी तो संभव है चला कि ऊपर से प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, तो नीचे से भी कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो याद रख लेना चला, याद रख लेना यहां पे कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु कहां पे हो? अवतल दर्पण में अगर वस्तु कहां पे हो? वस्तु कहां पे हो? अनंत पर हो। वस्तु कहां हो? ध्यान में रखना, अनंत पर। वस्तु अनंत पर हो तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? आप कहिएगा F पर। कैसा बनेगा? तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि F पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। अगर वास्तविक है तो क्या होगा? उल्टा होगा। और साथ ही क्या ध्यान में रखेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा होगा। यह ध्यान में रखना होगा। तो अब ये बताओ कि अगर आपसे कहीं पे भी सवाल ये पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख दिया, तो ये इसके मुख अक्ष के पार चल गया कोई भी बिंदु तो अनंत पर, तो सर अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के लिए मुख अक्ष के समांतर मानी जाती है, तो सर परावर्तन के बाद तो यह बिंदु पर ना आएगा। अब जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? सर बहुत ही छोटा होगा। अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप कहेंगे छोटा। सिंपल है, कोई दूर रखी हुई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब छोटा ही ना दिखाई पड़ेगा आपको। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे मित्र इसी तरीके से अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो यहां पे सर ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा पोल हो गया। आप कहेंगे सर ये मुख फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो वस्तु को रखा गया है कहां रखा गया है? यहां पे सर इसके मुख अक्ष पे नहीं चढ़ाया गया था, यहां पे वस्तु को मुख अक्ष पर चढ़ा दिया गया है। तो मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो वस्तु रखा हुआ है, वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है? तो आप कहेंगे अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच किसकी स्थिति? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख अक्ष के समांतर गई, तो सर ये फोकस से होकर गुजर गई। एक कोई ऐसी भी तो हो सकती है सर जो वक्रता केंद्र के अनुदिश चला जाए। आप कहिएगा वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगा तो ये ऐसे गया और ये ऐसा आया। कहां काट रहा है? सर जी यहां काट रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। चला प्रतिबिंब का आकार क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी वस्तु के आकार से छोटा। प्रतिबिंब कैसा है? आप कहिएगा गुरुजी वास्तविक और उल्टा। उल्टा है तो वास्तविक बन रहा है। तो आप बताओ कि ये दो केस में अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखा है, तो आप कहिएगा प्रतिबिंब है यहां फोकस पर बनेगा। कैसा? तो सर बहुत दूर रखा हुआ है तो छोटे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वस्तु अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे, इसको लिखना नहीं है, चला समझना है आपको। ये जो अब स्थिति है, इस स्थिति में आप क्या देख रहे हो कि प्रतिबिंब सर वक्रता केंद्र पर रख दिया गया है। यहां पर प्रतिबिंब कहां रख दिया गया? वक्रता केंद्र पर। तो एक प्रकाश की किरण ऐसे गई चला,
मुख अक्ष के समांतर, तो आप कहिएगा मुख फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रतिबिंब सर फोकस के अनुदिश आ गई, मुख अक्ष के समांतर गई तो चला फोकस से गुजरी, अब फोकस के अनुदिश आई तो आप कहिएगा मुख अक्ष के समांतर। प्रतिबिंब यहां हमारा क्या है सर, उल्टा बन रहा है, तब वास्तविक तो होबे करेगा, साथ ही उल्टा भी होगा। वस्तु कहां है सर, वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो आप सभी को मालूम है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई रहती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है सर, समान होता है। और कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि यहां पे जो प्रतिबिंब है वो क्या है, सॉरी जो वस्तु है वो कहां रखा हुआ है, तो ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, आप कहेंगे सर मुख फोकस, वस्तु को यहां रखा गया है। जस्ट देख लेना कि वस्तु अनंत, यहां पे ध्यान दो, वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था। इसका जस्ट उल्टा आगे वाला स्थिति है कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, वस्तु को क्या किया जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि सर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। क्या चिल्ला, ये आपको समझने में दिक्कत होगी, वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। कैसा, तो आप कहिएगा वस्तु का आकार इतना गो का है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो सर प्रतिबिंब जो है वो क्या है, आप कहेंगे वस्तु से बड़ा है, और क्या है, आप कहिएगा वास्तविक और उल्टा है। तो मेरे मित्र आप इस डायग्राम को एज इट इज याद रख सकते हैं। अब ध्यान देना अगले स्थिति में कि मेरे मित्र अगर वस्तु हमारा फोकस पर हो तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, आप कहिएगा बिल्कुल मुख अक्ष के जैसे ही समांतर गई सर ये इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण सर वक्रता केंद्र के अनुदिश अगर चला जाए तो आप कहेंगे सर ये इसी तरह से, और ये दोनों किरण लगता है कि कहीं अनंत पे जाकर के हमें क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बहुत बड़ा और आप कहिएगा वास्तविक और उल्टा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। क्या कि आप देख रहे हैं कि वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है। तो भाई मेरे वस्तु यहां पे है, एक प्रकाश की किरण इसकी ऐसी आई जो सर ध्रुव के अनुदिश इस तरीके से चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण सर ऐसे गई, और आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों यहां मिल रहा है, और इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप सभी याद रखिएगा काल्पनिक, काल्पनिक एवं सीधा बन रहा है। और कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक और सीधा, और कहां, दर्पण के पीछे। और मेरे मित्र अब अगर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, भले ही आपको वीडियो को सर 2x स्पीड पे देखना पड़ रहा हो, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट जरूर देखना, और अगर हो जाए तो सेव करके रख लेना सर, 2-3 बार आप देख लेना, हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी। अब याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में आपने क्या देखा कि सर प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक, उल्टा, बड़ा और छोटा बन रहा है, लेकिन एक स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो आप कहेंगे सर सीधा बन रहा है। और वो स्थिति क्या है, तो सर जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जा रहा है। अब यहां पे लिखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जब इसको समझाने में हमको 30 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो आप समझ सकते हो कि लिखेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। हम बस ट्रूली चाह रहे हैं कि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप समझ पाओ इसको। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण में क्या किया जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हो कि प्रतिबिंब जो है वो हमारा कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो इस स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है।
लेकिन मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये हमारा उत्तल दर्पण है। आप कहेंगे बिल्कुल। परावर्तक सतह तो ये होगा हमारा फ्रंट वाला पार्ट। आप कहिएगा मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, आप कहिएगा ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब एक कोई प्रकाश की किरण इधर से गई मुख अक्ष के समांतर, सर जी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर वस्तु हमारा उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, आप कहिएगा सर फोकस पे बनेगा और छोटा बनेगा। अब यहां पे अगर वस्तु हमारा सर ये ध्रुव है और ये ध्रुव के बाद इधर अनंत, तो अगर वस्तु हमारा ध्रुव और अनंत के बीच हो तो आप क्या कहिएगा कि सर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा गुरुजी, वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो ये डायग्राम भी मैं दे दूंगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण हमेशा हमेशा सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। मतलब मेरे मित्र ये पूरे तरीके से आपका क्लियर है कि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि एक अवतल दर्पण ऐसा है जो वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। और मेरे मित्र अगर आप इस वीडियो के यहां तक पहुंच गए हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसको समझने में कोई कठिनाई महसूस हुई हो। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी चीजें लग रही है कि सर समझ में नहीं आ रही है तो मेरे मित्र इस वीडियो को एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं ये 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि चीजें आपको परेशान नहीं करेगी। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह का एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।